Good evening, everyone, and let's start today's session on sentence completion or choosing the appropriate filler from Objective General English, Dr. R.S. Agrawal. And today I'm going to explain set 22 from 1 to 25. And the very first question is the passengers were very happy that the friendly and warm treatment given to them. Passengers बहुत खुश थे उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था उसको लेकर के। ट्रीटमेंट के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है फ्रेंडली एंड वार्म। अब यहाँ जो ट्रीटमेंट शब्द है इसका अर्थ यहाँ वर्ताव होगा या व्यवहार होगा। अगर हम ट्रीटमेंट के अन्य शब्दों अन्य अर्थों की बात करें तो ट्रीटमेंट का प्रयोग के अर्थ में भी यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट का एक कॉमन यूज़ है जो आप सभी बहुत आसानी से यूज़ करते हैं, जानते हैं, वह है इलाज। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। तो पैसेंजर्स खुश थे क्योंकि उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया गया था। फ्रेंडली ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया था, मित्रवत व्यवहार किया गया था, भव्य उनका स्वागत टाइप का ये हुआ था। तो अब यहाँ पर बेस्ट प्रेपोजिशन विद होगा, लेकिन लेखक ने विद दिया ही नहीं। लेखक ने कहा बाय, अबाउट, फ्रॉम, टू, कोई भी सुटेबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा बाय चलेगा। आप सभी जानते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की किताब को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो लेखक के मतानुसार यहाँ आंसर बाई होगा, लेकिन मेरे मत के अनुसार यहाँ विथ होगा और विथ ही बेस्ट आंसर होगा इस परिस्थिति में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 2 हियर। द ट्रीटमेंट गिवन बाय हिम डैश हिज सबऑर्डिनेट्स वाज मीन। मीन मीन्स होता है नीच, मीन मीन्स होता है घटिया। मीन मीन्स नीच और मीन मीन्स घटिया। तो उसने अपने सबऑर्डिनेट के जो ट्रीटमेंट दिया वह बिल्कुल नीच था, घटिया था। तो को के अर्थ में पैसिव को कनेक्ट करने के लिए यहाँ टू का प्रयोग हमें करना होगा, इसलिए टू का आंसर होगा डी। सबऑर्डिनेट्स मीन्स होता है अधीनस्थ कर्मचारी। अधीनस्थ कर्मचारी, सबऑर्डिनेट्स। तो द ट्रीटमेंट गिवन बाय हिम किसको, तो टू हिज सबऑर्डिनेट्स, इसलिए आंसर टू का डी होगा। नाउ इट इज 3 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज ही हैड डेवलप्ड प्रिजुडिस डैश द इंग्लिश। प्रिजुडिस के साथ प्रेपोजिशन हमेशा अगेंस्ट लगता है और प्रिजुडिस अगेंस्ट आप हमेशा यूज करें। प्रिजुडिस का मीनिंग होता है पक्षपात और पूर्वाग्रह। पक्षपात और पूर्वाग्रह, तो प्रिजुडिस के साथ हमेशा अगेंस्ट लगता है, फिक्स्ड है, इसलिए 3 का आंसर सी होगा। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के बहुत से सेट्स हैं जो आपको यहाँ इजीली प्राप्त होंगे। नाउ question number 4 is here and it is the higher you go the more difficult it dash to breathe. The higher you go the more difficult it dash to breathe. ज्यों ज्यों आप ऊपर जाते हैं त्यों त्यों कठिन होता है श्वास लेना। तो यह जनरल ट्रूथ है, यह जो सेंटेंस है इसमें जनरल ट्रूथ की बात हुई है और आपने टेंस के अंतर्गत आपने पढ़ा है हैबिचुअल फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कमेंट्री, न्यूज हेडलाइंस, क्वोटेशंस, प्रोवर्ब्स, इटीसी को व्यक्त करने वाले वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ आंसर बी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है तो दोनों ही कंपैरेटिव के पहले द लगता है। पैरेलल एक्सप्रेशन आप समझ लें, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, दिस इज कॉल्ड पैरेलल इन हिंदी। अंग्रेजी में द हाइयर यू गो द मोर डिफिकल्ट,
द मोर डिफिकल्ट। जब भी किसी सेंटेंस के दो पार्ट हों और दोनों तरफ कंपैरेटिव दिखे तो पैरेललिज्म को ही दर्शाता है और उस स्थिति में हमें दोनों जगह द का प्रयोग करना होता है। एक शब्द यहाँ आप देख रहे हैं ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ। फिर एक शब्द होता है BREATHE। अब इसमें भी कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। BREATH नाउन है, इसका अर्थ होता है श्वास, और BREATHE वर्ब है, इसका अर्थ होता है श्वास लेना। ब्रीद पढ़ते हैं और इसे ब्रेथ पढ़ते हैं, यही अंतर है उच्चारण में। तो 4 का आंसर बी होगा। अच्छा, बिकमिंग का यूज ही नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। बिकमिंग का यूज ही नहीं करना है, ING इसमें नहीं लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वाज स्वर्न डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यस्टरडे। तो ही वाज स्वर्न इन, ही वाज स्वर्न इन होगा, क्यों होगा? तो स्वीयर इन शपथ ग्रहण करना। स्वीयर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लगता है। स्वीयरिंग इन सेरेमनी होता है, आप सुने होंगे, स्वीयरिंग इन सेरेमनी, इट मीन्स शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, स्वीयरिंग इन सेरेमनी। इसलिए आंसर 5 का डी होगा। सभी चीजें याद करने वाली हैं और काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग शेयर जरूर करेंगे ताकि अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज शी येल्ड डैश हिम एंड ही हैस्टिली रिट्रीटेड। शी येल्ड डैश हिम। अब येल के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट लगता है। येल एट, येल मीन्स होता है चिल्लाना, इसके साथ आप हमेशा एट का प्रयोग करें। साउट इसका सिनोनिम होता है, तो साउट के साथ भी एट लगता है, यानी पर चिल्लाना, किसी के ऊपर चिल्लाना। येल मीन्स चिल्लाना, तो साउट के साथ भी एट और येल के साथ भी हम एट लगाते हैं। हैस्टिली शब्द जो है एडवर्ब है अपने आप में, हैस्टिली, हैस्टिली इज एडवर्ब, और हैस्टिली मीन्स होता है त्वरित, त्वरित रूप से, यानी तुरंत, उसी समय, तत्क्षण। रिट्रीट, यहां पर रिट्रीट जो है वो जवाब के अर्थ में आया है, लेकिन रिट्रीट प्रायः पीछे हटने के अर्थ में आता है। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, लेकिन यहां पर यह जवाब देने के अर्थ में आया है। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, तो येल के साथ एट लगता है, इसलिए 6 का आंसर बी होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड। बच्चे निराश थे। डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है निराश। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, जो उम्मीद छोड़ दिया हो उसे डिसअपॉइंटेड कहते हैं। तो बच्चे निराश थे, उम्मीद छोड़ दिए थे, क्योंकि दे हैड होप्ड डैश विद अस। अब बच्चे उम्मीद किए थे हम लोगों के साथ जाने की, लेकिन वे निराश हो गए थे। तो दे हैड होप्ड टू गो विद अस होगा। टू गो, होप प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए होप्ड टू गो विद अस होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज यू मस्ट अडॉप्ट योर सेल्फ डैश योर न्यू सराउंडिंग्स। अडॉप्ट प्लस टू का प्रयोग हमेशा होता है, अडॉप्ट के साथ टू आप हमेशा लगाएं। अडॉप्ट शब्द जो है, अडॉप्ट अपने आप में वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है ढाल लेना। अडॉप्ट मीन्स ढाल लेना, यानी खुद को ढाल लेना। अडॉप्ट वन सेल्फ होता है, अनुकूल बनाना। अडॉप्ट, अब अडॉप्ट का जब हम नाउन बनाते हैं तो अडॉप्टेशन हो जाता है, एडजेक्टिव बनाते हैं तो अडैप्टिव हो जाता है। अडैप्टेशन, अडैप्टिव, अडैप्टेबल,
ये सभी शब्द एडेप्ट रूट वर्ड से ही निकले हुए हैं। तो इसके साथ टू लगता है, इसलिए 8 का आंसर होगा 2। नाउ द नेक्स्ट इज द सिटी वॉज प्लंग्ड डैश डार्कनेस ड्यू टू अ सडन पावर फेलियर। सडन पावर फेलियर के चलते, यानी एकाएक विद्युत के नहीं होने के चलते, कि असफलता के चलते पूरा शहर अंधकार में डूब गया। तो टू प्लंग इनटू डार्कनेस होता है, टू प्लंग इनटू डार्कनेस, टू प्लंग इनटू डार्कनेस इट मीन्स अंधकार में डूब जाना। टू प्लंग इनटू डार्कनेस, अंधकार में डूब जाना। तो प्लंग के साथ इनटू लगता है, इसलिए 9 का आंसर सी होगा। ये सभी चीजें याद करनी है और बहुत बारीकी से आप इन सबको याद करें। नाउ इट इज 10 हियर एंड द क्वेश्चन इज शी स्टूड डैश अमित बट couldn't utter a single word for quite some time। वह अमित के सामने खड़ी थी, यह भी हो सकता है। अमित के बगल में खड़ी थी, यह भी हो सकता है। लेकिन एक शब्द भी कुछ समय तक नहीं बोली। for quite some time, कुछ समय तक। अब यहाँ for का अर्थ तक हो जाएगा। कुछ समय तक बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोली। अट्टर वर्ब है और अट्टर मीन्स होता है बोलना। अट्टर से जब हम नाउन बनाते हैं तो अटरेंस हो जाता है। तो अमित के पक्ष में खड़ी थी, टू तो हो ही नहीं सकता, अबाउट हो ही नहीं सकता, बिफोर होगा, क्योंकि बिफोर मीन्स होता है के समक्ष, के सामने। हाँ, यहाँ अगर बिसाइड रहता तो वो भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन बिसाइड और बिफोर दोनों नहीं दिए जाते हैं ऐसे वाक्यों में। तो 10 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज 11 एंड द क्वेश्चन इज द राजपूत्स ऑलवेज फॉट डैश द लास्ट मैन। राजपूत हमेशा अंतिम आदमी तक लड़ते थे, यानी अंतिम योद्धा भी अगर राजपूत का बचता था तो वो अकेला ही लड़ता था। तो तक लड़ते थे। टाइम इंडिकेट करने के लिए तक के अर्थ में यहाँ ऑप्शन में टिल दिया हुआ है, इसलिए हम टिल का प्रयोग करें। तो द राजपूत्स ऑलवेज फॉट टिल द लास्ट मैन, अंतिम व्यक्ति तक लड़ते थे, इसलिए 11 का आंसर बी होगा। हालांकि टिल और अनटिल दोनों कई मायनों में सेम हो जाते हैं। अनटिल द लास्ट मैन भी हम कह सकते हैं जब तक अंतिम आदमी मारा नहीं जाता था। इस तरह से अगर कहते कि जब तक अंतिम आदमी मारा नहीं जाता था, वीरगति को प्राप्त नहीं होता था, तब तक राजपूत लड़ा करते थे। तो वहाँ अनटिल यानी नेगेटिव, लेकिन अनटिल और अनटिल में बहुत खास अंतर नहीं होता है, तो यहाँ टिल बेहतर होगा। नाउ इट इज 12 एंड द क्वेश्चन इज ही इज द फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट मोस्ट। वह मित्र ऐसा है जिस पर मैं बहुत अधिक या सबसे अधिक भरोसा करता हूँ। तो ही इज द फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट। अब आप यहाँ देखिए, फ्रेंड ह्यूमन बीइंग है, तो हिम, ही इज द फ्रेंड हिम, सेंटेंस जो है अटपटा होगा। हुम ही होगा, क्योंकि यहाँ हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जिसको के अर्थ वाला, और जिसको के अर्थ में हुम ही होगा। जिसे, जिसको, जिनसे, जिसे, जिसको, जिनसे। और एक आसान सी बात है कि जब फ्रेंड की चर्चा हो रही है तो व्हिच तो होगा ही नहीं। तो ए और सी ऑप्शन एलिमिनेटेड। आपके पास बचा हुम और हु। इसका आप ट्रिक सीख लें। जब भी हुम और हु में आपको अंतर करना हो तो बहुत ही आसान है। ये दोनों ही ह्यूमन बीइंग के लिए लगते हैं। हु भी ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है और हुम भी ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। दोनों में अंतर है। कैसे? तो ह्यूमन बीइंग के बाद हु का प्रयोग आप तब करते हैं जब इसके बाद वाला शब्द वर्ब होता है, और ह्यूमन बीइंग के बाद हम हुम का प्रयोग तब करते हैं
जब इसके बाद वाला शब्द सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। फिर से समझ लें, अगर सब्जेक्ट दिया हो तो हुम लगाएं, वर्ब दिया हो तो हु लगाएं। अब आ जाइए क्वेश्चन 12 में। आप देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है, फ्रेंड यहाँ ह्यूमन बीइंग है। तो जब जब ऐसी स्थिति हो और रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो तब तब आपको हुम ही भरना होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये सभी ट्रिक ग्रामर को काफ़ी आसान बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज वी शुड अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। हमें इंस्टीट्यूशंस के नियमों का पालन करना चाहिए। तो अबाइड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन बाई हमेशा लगता है। अबाइड बाई मीन्स पालन करना, इसलिए 13 का आंसर डी होगा। अबाइड बाई मीन्स पालन करना, तो 13 का आंसर डी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। आप याद करें, अबाइड के बाद हमेशा बाई ही होगा। यू मस्ट डिस्पेंस डैश हिज सर्विस। अब यहाँ भी सर्विस नहीं होकर सर्विसेज होना चाहिए, लेकिन किताब में सर्विस ही दिया है। डिस्पेंस के साथ हमेशा विद लगाते हैं। डिस्पेंस विद समवंस सर्विसेज, यानी किसी की सेवा समाप्त कर देना। डिस्पेंस मीन्स होता है टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना, समाप्त कर देना। डिस्पेंस समाप्त करना, टर्मिनेट, और एंड इसका सिनोनिम होता है। इसके बदले, डिस्पेंस के बदले आप टर्मिनेट का यूज भी कर सकते हैं। डिस्पेंस के बदले आप एंड का यूज भी कर सकते हैं। तो 14 का आंसर सी होगा। नाउ इट इज 15 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज वी वेटेड एट द बस स्टॉप डैश द बस केम। हम लोग बस स्टॉप पर तब तक प्रतीक्षा किए जब तक बस आई। हम लोग तब तक प्रतीक्षा किए जब तक बस आई। तो यहाँ टाइम का एम्फेसिस है, और जब टाइम का एम्फेसिस हो तो हम टिल का प्रयोग भी कर सकते हैं और हम अनटिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अनटिल उस पॉइंट को बताता है जब कोई काम होती है, मैंने वेरी पॉइंट को दर्शाता है जब कोई काम होती है। तो वी वेटेड एट द बस स्टॉप, हम लोग बस स्टॉप पर प्रतीक्षा किए। डैश द बस केम, मैंने बस जब तक आई नहीं तब तक हम लोग प्रतीक्षा किए। देखिए सेम चीज़ है, घुमा दीजिएगा सेंटेंस को तो अनटिल लग जाएगा। बस जब तक आई नहीं तब तक हम प्रतीक्षा किए तो अब वहाँ अनटिल हो जाएगा। और अगर हम कहें कि बस के आने तक हम सभी बस स्टैंड में, बस स्टॉप पर प्रतीक्षा किए, तब टिल हो जाएगा। इसलिए जब भी ऑप्शन में टिल और अनटिल दोनों दिया हुआ हो तो बहुत ही पेचीदा हो जाता है, और इस स्थिति में हमें देखना होता है कि सेंस किस तरह का है। अगर सेंस एम्फेसिस नेगेटिव की ओर कर रहा है तो अनटिल, और नेगेटिव की ओर नहीं कर रहा है तो हमें टिल का प्रयोग करना होता है। अब दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट है, और जहाँ दोनों दिया हुआ हो वहाँ बहुत ही मुश्किल होगी काटना। हम टिल को काट नहीं सकते और अनटिल को बेहतर नहीं कह सकते, इसलिए हम पुनः कहेंगे कि आंसर ए भी सही है और सी भी सही है। नाउ इट इज 16 हियर। द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। यह पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित क्वेश्चन है। बिफोर कंजंक्शन का काम कर रहा है। बिफोर के बाद वाले पार्ट में V2 दिया हुआ है। तो जब भी बिफोर के बाद वाले पार्ट में V2 दिया हो तो बिफोर के पहले पार्ट में हमें हैड V3 का प्रयोग करना होता है। इसलिए आंसर 16 का बी होगा। द टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स। टेलीफोन कई बार बज चुका था जब मैं उसका जवाब दिया उसके पहले, यानी मेरे जवाब देने से पहले घंटी कई बार बज चुकी थी। तो 16 का आंसर बी होगा। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, और ट्रिक भी मैं बताता हूं कि बिफोर के बाद V2 हो तो बिफोर के पहले हैड प्लस V3 ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट इज आई शैल नॉट डेजर्ट हिम डैश ऑल द वर्ल्ड। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डेजर्ट जो है यह वर्ब है और डेजर्ट नाउन भी है। तो डेजर्ट जब नाउन का काम करता है तब इसका अर्थ होता है मरुभूमि या मरुस्थल, मरुस्थल या मरुभूमि। और जब डेजर्ट वर्ब का काम करता है तब इसका अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना। और एक शब्द है डेजर्ट।
एक शब्द है डेजर्ट, इसका अर्थ होता है मीठा। भोजन के बाद जो मीठा इत्यादि चलता है, मिठाई इत्यादि, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर जो चीज़ दी जाती है मीठा के लिए, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। यह भी अपने आप में नाउन होता है। तो आई शैल नॉट डेजर्ट हिम, यहाँ यह वर्ब का ही काम किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, डैश ऑल द वर्ल्ड, विथ ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ, फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया से, बाई ऑल द वर्ल्ड तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ आंसर होगा फॉर, यहाँ आंसर होगा फॉर, यानी पूरी दुनिया के लिए भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यानी एक तरफ वो, एक तरफ पूरी दुनिया, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, उसे कीप करूंगा, दुनिया को भले छोड़ दूं। सेंस यही है। तो 17 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज 18 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज देयर डैश बोथ द चैलेंज एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। देयर डैश बोथ द चैलेंज एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वहाँ दोनों चीज़ें थी, एक तो चैलेंज था और दूसरा सफलता का राज भी था, सफलता का रहस्य भी था। तो सेंस पास्ट का है, यहाँ सेंस जो है पास्ट का है। वहाँ दोनों चीज़ें थी, चुनौती, और चुनौती को जब आप पार कर जाएंगे तो आपको सफलता का रहस्य मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें वहाँ थी, यानी निहित थी। तो लाई, अब लाई भर नहीं सकते क्योंकि सेंस पास्ट का है, नहीं तो निहित होती है हो जाएगा। तो इसलिए आंसर होगा बी, क्योंकि मैं हमेशा ही बताया हूँ आपको कि लाई जो है यह V1 है, इसका V2 ले होता है, इसका V3 लेन होता है और इसका V4 लाइंग होता है। बार बार प्रश्न आता है, इससे आपको याद रखना चाहिए। अब एक लाई और है, इसका V2 जो है लाइड होता है, इसका यह रूप भी लाइड होता है और यह रूप लाइंग ही होता है। तो इस लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, इस लाई मीन्स झूठ बोलना, और इस लाई मीन्स होता है पर जाना, लेट जाना, निहित होना, पर जाना, लेट जाना या निहित होना। अब एक शब्द ले भी होता है, ये V1 है ले। अब इस ले मीन्स होता है अंडा देना, होता है देना लेकिन अंडा देने में इसका हम यूज करते हैं। इसका दूसरा प्रयोग रख देना, जैसे किसी चीज को रख दिया गया तो ले मीन्स रख देना, ले मीन्स अंडा देना। नींव रखी गई, वहां भी हम ले का प्रयोग करते हैं। तो अब किसी को लेटा देना भी होता है, जैसे कोई बीमार आदमी है उसे उठा करके स्ट्रेचर पर लेटाया गया, बेड पर लेटाया गया, तो लेटा देने के लिए भी हम ले का प्रयोग करते हैं। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो V2 लेड हो जाता है, V3 भी लेड हो जाता है और इसका V4 डिफर करता है, ध्यान देंगे यह लेइंग हो जाता है। तो इस तरह के 3 शब्द हैं और इन तीनों से हमेशा ही प्रश्न आते रहते हैं, एक बार आप इन्हें याद कर लेंगे। नाउ it is 19 here and the question is we shall finish the work before he dash back। उसके आने के पहले हम लोग काम समाप्त कर लेंगे। we shall finish the work। आप देख रहे हैं कि बिफोर जो है यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। बिफोर के पहले वाले पार्ट में, बिफोर के पहले वाले पार्ट में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है। तो जब भी बिफोर, आफ्टर, as soon as long as, so long as, if, in case, unless, until से क्लॉजेज जुड़े हुए हों और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट अर्थात जिसमें बिफोर इत्यादि कंजंक्शन, कंडीशनल कंजंक्शन लगे हों, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। इसलिए 19 का आंसर बी होगा और यहाँ हमें कम्स का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज आई बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल एक न्यू कार खरीदा, बट आई डैश माई ओल्ड कार येट, सो एट प्रेजेंट आई हैव 2 कार्स। पिछले साल मैं एक न्यू कार खरीदा लेकिन आई डैश माई ओल्ड कार येट, सेंटेंस में आप येट देख रहे हैं तो यह बिल्कुल ही फिक्स्ड है। यदि वाक्य के अंत में येट, एज येट, सो फार, अप टू नाउ, बाई नाउ, इवन नाउ, अप टू द प्रेजेंट, lately, recently, for the first time, for the second time, for the third time,
दिया हुआ हो तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर बी होगा। अब आप कहेंगे कि बी तो प्रेजेंट परफेक्ट तो सी में भी है, यह क्यों नहीं होगा? तो येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इसलिए बी होगा और सी नहीं होगा, क्योंकि यह नेगेटिव है और यह अफर्मेटिव है। तो आंसर यहाँ पर होगा बी। पिछली कार मैंने खरीद ली, मैंने अभी एक कार खरीद ली पिछले वर्ष, और पुरानी वाली बेची नहीं, इसलिए मेरे पास प्रेजेंट में 2 कार हैं। तो आंसर बी होगा। नाउ इट इज 21 एंड द क्वेश्चन इज ही इंसिस्ट्स डैश लीविंग इमीडिएटली। अब इंसिस्ट शब्द जो है, इसके साथ आप बिना सोचे समझे हमेशा ऑन लगा दें, और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाता है? डी। इंसिस्ट ऑन मीन्स होता है, इंसिस्ट ऑन हठ करना या जिद करना। इंसिस्ट ऑन मीन्स हठ करना या जिद करना। हठ करना, जिद करना के लिए इंसिस्ट ऑन का प्रयोग करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो भी वीडियो को देखेंगे एक बार कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट से आपके रिएक्शन का पता चलता है, आपकी प्रतिक्रिया मालूम चलती है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आया तो कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इज हियर। नो सूनर डिड ही गो इन डैश ही केम आउट। जैसे ही कोई अंदर गया, कोई दूसरा ही है जो बाहर आ गया। अब सेंटेंस शुरू हुआ नो सूनर से, तो किसी भी वाक्य के प्रारंभ में यदि नो सूनर हो तो ऑप्शन में देन होगा ही बाद में, कंजंक्शन के रूप में। हमेशा इस तरह के प्रश्न डिफेंस में दिए जाते हैं। तो आप देखिए देन दिया हुआ है, इसलिए आंसर सी होगा। अब कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं देन और दैन में। तो देन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, देन एडवर्ब ऑफ टाइम है, और दैन एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। दैन एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, तुलना को दर्शाता है। दोनों में यही अंतर होता है। तो नो सूनर के साथ ये दैन लगता है, देन नहीं, इसलिए 22 का आंसर सी होगा। नाउ इट इज 23। ड्यू टू एमरजेंसी कंडीशंस, आपातकाल की परिस्थितियों के कारण। हालांकि मैं आपको बताऊं कि बहुत से लेखक कहते हैं कि नो सेंटेंस कैन बिगिन विद ड्यू टू। ड्यू टू का प्रयोग शुरू में न करें, ऐसे अनेक राइटर्स ने लिखा है अपनी पुस्तकों में। तो ड्यू टू का प्रयोग सामान्य तौर पर हमें पहले करने से बचना चाहिए। प्रीडिकेटिव यूज है, हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है और बीच में इसे बेहतर माना जाता है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलने दें। तो ड्यू टू एमरजेंसी कंडीशंस, आपातकाल की परिस्थितियों के कारण, द आर्मी वॉज आस्क्ड टू डैश। परिस्थिति आपातकाल की थी तो आर्मी से आग्रह किया गया, कहा गया कि वो डैश करे। क्या करे आर्मी? आर्मी से क्या कहा गया? तो स्टैंड आउट मीन्स होता है अलग होना। अलग होना मतलब परिवार छोड़कर अलग होना यह नहीं है, अलग दिखना, सब में अलग होना, उस सेंस में स्टैंड आउट होता है। इसका दूसरा हिंदी उत्कृष्ट होना भी आप कह सकते हैं। उत्कृष्ट होना, सबसे अलग होना, सबसे बढ़िया दिखना, वो उत्कृष्ट होना होता है। स्टैंड अप सिंपल मीनिंग है खड़ा हो जाओ, तो यहाँ V1 के रूप में लिखे हम खड़ा होना। स्टैंड अप, स्टैंड बाय मदद करना, समर्थन करना, सपोर्ट करना। और स्टैंड इन मीन्स होता है में खड़ा होना। ही वॉज स्टैंडिंग इन द सन, वह धूप में खड़ा था, तो में खड़ा होना। अब आप सोच सकते हैं कि आर्मी को किस लिए कहा जाएगा भाई? तो आर्मी को कहा जाएगा सपोर्ट करो, मदद करो, क्योंकि स्थिति इमरजेंसी है, आपातकाल की स्थिति है। इमरजेंसी नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। कई लोग तो बड़ी फंस जाते हैं इसमें, एकदम आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कंडीशंस नाउन है, इसलिए यहाँ इमरजेंसी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब भी दो नाउन एक साथ दिए गए हों तो पहला नाउन ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाता है। अगर अकेले इमरजेंसी आया तो इमरजेंसी नाउन हो जाएगा। जैसे इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड, इमरजेंसी वॉज क्लैम्प्ड, तब इमरजेंसी नाउन का काम करने लगेगा। नाउ इट इज 24 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज ही इज सो बैड टेम्पर्ड दैट ही हैज डैश फ्रेंड्स। भाई वो आदमी जो है वो बैड टेम्पर्ड है, बहुत ही खराब मिजाज का व्यक्ति है, वह बदमिजाज व्यक्ति है, उर्दू में कहें बदमिजाज।
तो वह बदमिजाज व्यक्ति है, यानी उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। तो जिसका मिजाज बिगड़ा हुआ हो उसके पास दोस्तों की संख्या ना के बराबर होगी। तो ना के बराबर के लिए यहाँ एकमात्र शब्द फ्यू है, इसलिए आंसर सी ही होगा। लॉट ऑफ कभी यूज ना करें, भूल करके भी लॉट ऑफ का यूज बिना ए के न करें। जैसे यहाँ ये लॉट ऑफ है, ये सही है, यहाँ गलत है लेकिन कहीं सही है, लेकिन लॉट ऑफ कहीं यूज ना करें। हाँ, लॉट्स ऑफ का यूज आप कर सकते थे, ए लॉट ऑफ का यूज आप कर सकते थे, लेकिन लॉट ऑफ कहीं नहीं यूज करना है। ध्यान रहे, या तो ए लॉट ऑफ नहीं तो लॉट्स ऑफ, और दोनों का प्रयोग ही बहुत के अर्थ में होता है। और दोनों का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं। ए फ्यू पॉजिटिव सेंस रखता है कुछ, और फ्यू जो है वो बहुत ही कम या ना के बराबर को दर्शाता है, और यह सेंस नेगेटिव रखता है। तो यहाँ पर नेगेटिव बात आ चुकी है, बैड टेम्पर्ड है वह, तो उसके पास व्यक्ति जो होंगे दोस्त उसके, वो ना के बराबर ही होंगे, इसलिए आंसर सी होगा। Now it is 25 and the question is Kamal walks as if he dash lame। तो आंसर वर होगा as if या as though। सिंटैक्स में मैं पढ़ाता हूँ इसे। इसका ट्रिक है कि यदि पहले प्रेजेंट टेंस में वाक्य दिया गया हो, क्लॉज दिया गया हो, और इस प्रेजेंट टेंस के क्लॉज के बाद as if या एज दो का प्रयोग हुआ हो, तो इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वह या तो वर लेगा और नहीं तो एक्शन को व्यक्त करना होगा तो V2 लेगा। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर यह होता है कि यदि पहला पार्ट प्रेजेंट वाला तो बता दिए, यदि पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो और बीच में एज इफ या एज दो का प्रयोग हुआ हो, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो अपने बाद हैड का पैटर्न लेगा। हैड प्लस V3 भी ले सकता है, हैड भी ले सकता है, और हैड बीन भी ले सकता है। मॉडल वर्ब में इसकी डिटेल चर्चा होती है। तो यहाँ आप देखिए एज इफ, इसका हिंदी मीनिंग होता है माना, मानो, तो इसके पहले प्रेजेंट है इसलिए वर ही होगा। आगे लेम है, किसी एक्शन की बात हो नहीं रही है। तो इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। आप सभी से मैं बोलूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच।